हेलो दोस्तों, मैं अमृता। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक ऐसा जर्नी जो दिसंबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्ट्रॉन्ग लेवल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 11th का 8th चैप्टर। वैसे फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, लेकिन हम लिविंग वर्ल्ड को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, उसके बाद इसका ही एक और चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि अगर हम ये जो चैप्टर, ये दोनों चैप्टर पहले पढ़ लेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है उनमें, तो हमें वो आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज हम 11th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप 10th से 11th क्लास में हुए तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब होता है बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? तो देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। लाइफ के बारे में स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। जैसे देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्या है? बायोलॉजी है। लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लिविंग प्रोसेस मतलब जैसे मेरे अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, मेरे अंदर डाइजेशन हो रहा है, मेरे अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ये क्या है? सारे ये लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी लिविंग प्रोसेसेस होते हैं उन सब को हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यदि हम बात करें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, मतलब कि धरती पर लाइफ कैसे आई, तो वो भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हुआ हमारा बायोलॉजी का। बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब लाइफ के बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हो सकता है, वो लिविंग प्रोसेसेस के बारे में भी हो सकता है, एंड धरती पर लाइफ कैसे आई उसके बारे में भी हम सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी के दो मेजर ब्रांचेज हैं, टू मेजर ब्रांचेज। दो मेजर ब्रांचेज कौन कौन सी? एक है हमारी जूलॉजी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जू का मतलब क्या होता है? एनिमल, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब एनिमल्स की स्टडी। जहाँ भी हम एनिमल्स की स्टडी कहते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जूलॉजी के फादर हैं वो कौन है? वो हैं हमारे थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल साहब, फादर ऑफ जूलॉजी। कौन है? एरिस्टोटल साहब हमारे फादर हैं जूलॉजी के। उसके बाद ये सिर्फ जूलॉजी के फादर नहीं है, ये हमारे बायोलॉजी के फादर हैं। उसके बाद ये हमारे मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो है उनके भी फादर हमारे एरिस्टोटल साहब है। ठीक है, तो ऑल्सो द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। दो ब्रांचेस बताई मैंने आपको कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, एक होती है जूलॉजी और दूसरी होती है हमारी बोटैनी। जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बोटैनी के अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं? बोटैनी। ठीक है, और बोटैनी के फादर कौन है?
इनके फादर है हमारे थियोफ्रस्टस साहब, थियोफ्रस्टस। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बहुत बेसिक बात की कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि लाइफ कहीं पर पाई जा सकती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, हमारे बैक्टीरिया हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर। इन सब के अंदर जो लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद धरती पर लाइफ कैसे आई उसको भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो बायोलॉजी है उसके दो मेजर ब्रांचेस हो सकते हैं, एक हो सकता है जूलॉजी एंड एक हो सकता है बोटैनी। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बोटैनी के अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो जूलॉजी के फादर है वो है एरिस्टोटल साहब। वो जूलॉजी के फादर के साथ साथ हमारे बायोलॉजी के भी फादर है एंड हमारे मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के भी फादर है। और अगर हम बात करें बोटैनी के फादर, वो हैं थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई, एक बार आप नोट कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल क्या है, व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल। आपने 9th 10th में एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। कैसे होती है वो हम यहाँ समझेंगे, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो देखो, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ से क्या समझते हैं हम, सबसे पहले लाइफ को लेते हैं। तो देखो, अगर मैं कह रही हूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि उसके अंदर 100% सेल पाया जा रहा होगा, बिल्कुल कह सकती हूँ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जीवित है तो उसके अंदर 100% सेल पाया जा रहा है। अगर आप जीवित हैं, मैं जीवित खड़ी हूँ यहाँ, तो हमारे अंदर 100% सेल मौजूद है, इसलिए हम लिविंग हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिखिए कि सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो जीवित है तो उसके अंदर सेल का होना जरूरी है, उसके अंदर सेल का होना मैंडेटरी है। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे अंदर सेल का होना जरूरी है। अगर ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये अगर मुर्दा है तो इसके अंदर सेल एब्सेंस है। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे अंदर सेल प्रेजेंट है, इसीलिए मैं जिंदा हूं, और इसीलिए ये सेल के एब्सेंस की वजह से ही ये मुर्दा है। समझ गए? तो इसी को हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, सेल इज मैंडेटरी या कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ 3 एल लग गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा? सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो सेल है वो डिफाइन करता है कि ये जो जीव है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जीवित है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अंदर सेल नहीं है, अगर है तो उसके अंदर सेल मौजूद है। ठीक है, सेल का बेसिक सी बात है, सेल का होना जरूरी है। अगर सेल है तो ही वो जिंदा है, सेल नहीं है तो वो मुर्दा है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला यूनिट। आप कोई भी बड़ा ढांचा देखते हैं,
वो एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर का एग्जांपल लेती हूँ। मेरा जो घर है वो ईंटों से मिलकर बना है। तो ईंट क्या है? ईंट यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट। घर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? ईंट है। वैसे हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी है, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, ये भी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल क्या हुई? हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट हुई। तो देखो यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट से हम क्या समझते हैं? जस्ट लाइक ब्रिक्स इन हाउस। जिस तरह से जो हमारा घर है वो ईंटों से मिलकर बना है, उसी तरह से हम जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए हम इसे ईंट से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक दो और वर्ड आते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो यही सेल जो है वो रिपीट होकर बना रहे हैं। हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, वो यही सेल रिपीट होकर बना रहे हैं। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे। देखो जैसे आपको अगर पता हो तो हम जो हैं स्टार्टिंग हम एक जाइगोट होते हैं, और एक जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है। ये जाइगोट क्या करता है? ये डिवीजन कर करके हम एक पूरा एडवांस एक ह्यूमन पैदा होते हैं। ठीक है। इसी से तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर का मतलब आवर कंप्लीट बॉडी फॉर्म्ड बाय सेल। कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल है। उसके अलावा फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कुछ खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो वो मेरे अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है। वो डाइजेस्ट हो रहा है मतलब कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है। तो वो किसके अंदर हो रहा है? हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हीं के अंदर तो हो रहा है वो फंक्शन। तो इसीलिए हमने बोला कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी होता है, वो फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। all major function performed done by, या फिर ऐसे लिख दो, all major function done inside the cell। कि जितने भी मेजर फंक्शन है हमारी बॉडी के, जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे किसी ना किसी सेल के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है जो सेल के अंदर हो रहे हैं। सारी फंक्शन ही सेल के अंदर हो रहे होते हैं। तो ये पता चल गया कि सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो सेल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो लाइफ का मतलब, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह रहे हैं तो उसके अंदर 100% ये है कि उसके अंदर सेल पाया जाएगा। उसके बाद यूनिट क्यों कही? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारी बॉडी की वो सेल होती है। सेल से मिलकर ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। स्ट्रक्चरल क्यों किया? क्योंकि ये जो सेल है यही रिपीट होकर, यही डिवाइड कर करके आगे हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है ये परफॉर्म करती है, ये बनाती है। फंक्शनल यूनिट क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेजर फंक्शंस हो रहे हैं उन सब को करवाती कौन है? किसके अंदर वो सारे मेजर फंक्शंस होते हैं? वो इन्हीं सेल्स के अंदर होते हैं। इसलिए हमने कहा कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। चलो एक बात बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ कि हमारी बॉडी के अंदर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं? कितने सेल्स नहीं पाए जाते, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। जैसे हमारा चिक सेल हो गया, हमारा हार्ट सेल हो गया, हमारा लीवर सेल हो गया, हमारा किडनी सेल हो गया, हमारे आई का सेल हो गया, हमारी स्किन सेल हो गया। ये देखो, बताओ, नोट डाल के लिखती हूँ मैं तब तक। ह्यूमन बॉडी
body have more than 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर हमारी जो पूरी बॉडी है वो बनी हुई है। 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। समझ आ गया? अब हमने क्या पढ़ा? हमने बायोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद हमने सेल की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमारी बॉडी जो है वो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और अब देखेंगे हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेल चैप्टर, सेल यूनिट से पढ़ रहे हैं। तो सेल बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सेल के अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे उसका डिवीज़न होता है। कैसे मैंने आपको बताया कि एक जाइगोट से कैसे एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। समझ रहे हो? तो हियर वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, STRUCTUR, structure, function and division of cell, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले किन्होंने खोज की थी सेल को किन्होंने डिस्कवर किया था? तो इसमें 3 साइंटिस्ट हैं। वैसे दो साइंटिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, इसे नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नोट लिखते रहिए, जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। ओके, तो सबसे पहले किन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी? आप 9th में भी पढ़ते हो कि सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी सेल की वो थे हमारे रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक कब? 65 में आए थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, जो प्लांट की जो छाल होती है उसको देखा था इन्होंने। ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल। ठीक है, जब इन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया सिंपल लेंसेज का यूज करके, क्योंकि उस टाइम पर है ना, उस टाइम पर ये जो एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप आज के टाइम पर है, जैसे जो एक सेल है इसके अंदर छोटी से छोटी भी किसी भी हम चीज़ को देख सकते हैं, बट उस टाइम इतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो उन्होंने सिंपल लेंसेज का यूज़ किया और देखा, तो उन्हें क्या दिखा पता है? उन्हें एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे उन्होंने बोला हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अभी बहुत बेसिक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। समझ रहे हो? तो इन्होंने जब इसको डिस्कवर किया तो पता है क्या पता चला इनको? इसके अंदर कुछ था ही नहीं, एम्प्टी कंपार्टमेंट देखा इन्होंने, एम्प्टी कंपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्टी कंपार्टमेंट का मतलब क्या था? नो साइटोप्लाज्म, कुछ था ही नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं था। साइटोप्लाज्म नहीं है मतलब सेल क्या है? डेड है।
तो मतलब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने डेड सेल को देखा, इन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा। सेल्स जो थी नो साइटोप्लाज्म, therefore cells are dead। इन्होंने कोई लिविंग सेल को नहीं देखा, इन्होंने डेड सेल को देखा और इन्होंने इसका नाम दे दिया, नेम सेलुला। इन्होंने इसको सेलुला कह दिया। मतलब पहली बार सेल नाम किसने रखा, रॉबर्ट हुक साहब ने। पहली बार सेल की डिस्कवर किन्होंने की, रॉबर्ट हुक साहब ने। लेकिन कैसे सेल की डिस्कवर की, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। ठीक है। और आज के टाइम पर आपको पता होगा कि प्लांट सेल के बाहर एक और लेयर पाई जाती है, वो क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है। तो ये थे हमारे रॉबर्ट हुक साहब। उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी, माइक्रोग्राफिया नाम के। उन्होंने उसके बारे में ये जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये डेड सेल की, इन्होंने उसके बारे में उसमें लिखा। एक यहाँ लिख लो आप, एक नोट डाल के, रॉबर्ट हुक wrote a book name Micrographia। इन्होंने क्या किया, यूज्ड, बैठ जाती हूँ मैं, सिंपल लेंसेज, का यूज किया एंड डिस्कवर्ड सेल। मैं बता रही हूँ कि 1950 के बाद जो माइक्रोस्कोप थी वो इनकी डिमांड बढ़ गई थी। 1950 के बाद ही जो सेल में मेजर जो चीज़ें देखी गई, राइबोसोम को, इन सब को 1950 के बाद ही देखा, क्योंकि 1950 के बाद हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन सब के बारे में बताऊंगी। तो ये थे हमारे रॉबर्ट हुक। 1665 में आए, इन्होंने कॉर्क सेल को देखा और कॉर्क सेल को देखकर इन्होंने बताया कि भाई ये तो खाली कंपार्टमेंट है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, साइटोप्लाज्म है ही नहीं। मतलब क्या है कि ये जो सेल है ये डेड है, ये मरा हुआ सेल है। इसलिए इन्होंने इसको क्या कह दिया, सेलुला कह दिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया। ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोन वॉन लीवेनहुक। एवी लीवेनहुक भी कह सकते हो या फिर एंटोन वॉन लीवेनहुक भी कह सकते हो। इलेवेंथ क्लास के जूलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपके हो गए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उनमें मैं एनिमेशन का यूज़ करूँगी। आपको फील होगा कि आप क्लास में फील कर पा रहे हो चीज़ों को। तो सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन थे, एंटोन वॉन लीवेनहुक। ये आए थे हमारे तकरीबन 9 साल के बाद, रॉबर्ट हुक के 9 साल के बाद ये आए 1674 के अंदर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल को देखा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा, लीवेनहुक ने देखा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डिस्कवरी किसने, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है। तो देखो, he saw living cell for the first time। living cell for the first time पहली बार इन्होंने सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा। ही ऑब्जर्व्ड, इन्होंने कैसे सेल को, ही ऑब्जर्व्ड
मैनी मोटाइल सेल। मोटाइल का मतलब क्या होता है? चलते फिरते, मूवमेंट करने वाला। मोटाइल सेल्स देखे लाइक, यार ये मार्कर भी, मोटाइल सेल देखे, जैसे स्पर्म को देखा इन्होंने। पता है ना आपको कि जो स्पर्म होता है वो उसकी टेल होती है और वो मूव कर सकता है। ऐसे इन्होंने प्रोटोजोन्स को देखा। प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब होता है लोअर लेवल का, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता, और जोआ का मतलब आपको पता है एनिमल्स। इसके बाद इन्होंने कुछ बैक्टीरिया देखे, बैक्टीरिया, ठीक है। और जब इन्होंने चलते फिरते सेल्स देखे तो इन्होंने उसको नाम रख दिया एनिमलक्यूल्स। मतलब एनिमल्स जैसे चलते फिरते सेल्स को उन्होंने क्या बोला? एनिमलक्यूल्स। ही कॉल्ड देम, देयरफॉर ही कॉल्ड देम एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स बोला इन्होंने इसको, ठीक है। तो क्या हुआ? पहली बार सेल्स किन्होंने देखा? रॉबर्ट हुक ने। रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 में, ठीक है। उन्होंने जब उस सेल को देखा तो उन्हें कुछ खाली कंपार्टमेंट दिखा, एम्प्टी कंपार्टमेंट दिखा, जिसे उन्होंने बोल दिया सेल्यूला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया नाम की। उन्होंने उसमें उन्होंने सिंपल लेंसेज का यूज़ किया और कुछ सेल्स के ऊपर डिस्कवर किया। उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। और सेल नाम किसने दिया? सेल नाम भी रॉबर्ट हुक साहब ने दिया, लेकिन उन्हें जो मिला वो डेड सेल मिला। लिविंग सेल जो पहली बार देखा उन्होंने एंटोन वॉन लीवन-हुक ने देखा। इन्होंने कैसे सेल्स देखे? मोटाइल सेल देखे, जैसे स्पर्म देखा इन्होंने। स्पर्म की स्पेलिंग देखो, स्पर्म। प्रोटोजोआ को देखा, बैक्टीरिया को देखा, और ये जो चलते फिरते सेल्स थे इसलिए इन्होंने इसको बोल दिया एनिमलक्यूल्स। मतलब एनिमल्स जैसे चलते फिरते सेल्स, एनिमलक्यूल्स। उसके बाद तो हमारे तीसरे साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तीसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। और ये आए थे हमारे 1831 के अंदर, ठीक है। 1831 के अंदर आए और इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ही डिस्कवर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो ये तीन थे हमारे मेजर साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, एंड इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोलॉजी कि बायोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे अंदर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जा सकते हैं, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा, हमने तीन मेजर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। रॉबर्ट हुक जो 1665 में आए थे, एंटोन वॉन लीवन-हुक जो 1674 में आए थे, एंड उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ा जो 1831 के अंदर आए थे और उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।